बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने कूलम्स लॉ का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था और उसकी एप्लीकेशंस भी देख ली थी। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आपकी बुक में 12.1 से लेकर 12.5 तक यानी 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कूलम्स लॉ से रिलेटेड दिए गए हैं। तो कूलम्स लॉ की दो फॉर्म्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। पहली फॉर्म है दैट फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, यानी दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स जो है वो आपको इस एक्सप्रेशन में दिखाई गई है, जिसकी एक्सप्लेनेशन आप कूलम्स लॉ के टॉपिक में देख चुके हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसका रिलेशन है या एक्सप्रेशन है 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, यानी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से दूर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है या शिद्दत है उसको निकालने के लिए ये एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है। और ये भी आपने थ्योरी के अंदर देखा था। तो अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन करना है आपने एक्सल्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो एक फोर्स पर लग रही है, यानी एक ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो आपने इन दोनों का कंपैरिजन करना है बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज़ प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, मिलता जुलता है। यहाँ पर ब्रैकेट में उसने पहले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कि उसका मास 10 ग्राम है और चार्ज 20 माइक्रो कूलम्ब है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स 10 ग्राम के हैं और दोनों का चार्ज भी 20 माइक्रो कूलम्ब है और उनके दरमियान फासला 10 सेंटीमीटर, दैट इज़ प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ड्यू टू चार्ज होगी, जो 20 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है दोनों ऑब्जेक्ट्स पर, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को इस सेम नेचर ऑफ चार्ज की वजह से रिपेल करेंगे। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ड्यू टू मैसेज होती है, यानी उनके पास मैस है और ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन सिचुएशन क्या है। हमारे पास दो मैसेज हैं, दोनों का मैस सेम है 10 ग्राम M1 और M2। हम पहले ऑब्जेक्ट के मैस को M1 कहते हैं और दूसरे को M2। इसी तरह दोनों का चार्ज भी सेम है 20 माइक्रो कूलम और उनके दरमियान जो फासला है वो 10 सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं कि गिवन डाटा में हमारे पास क्योंकि दोनों मैसेज बराबर हैं तो हम इनको m लिख लेते हैं। ये जो सबस्क्रिप्ट में 1 और 2 नज़र आता है आपको, ये उस सिचुएशन में होता है जब वैल्यूज़ डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 ग्राम का होता, ये 30 ग्राम का होता, तो हम यहाँ पर m1 को 10 कहते, m2 को 30 कहते। लेकिन अब क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हम इसके लिए दोनों के लिए एक ही नोटेशन m इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह चार्जेस भी सेम हैं, तो Q1 और Q2 की जगह पर आप सिंपल Q भी कह सकते हैं कि दोनों का चार्ज QQ है। तो 20 माइक्रो कूलम्ब है। अब देख लें कि ये दोनों मैस भी और चार्ज भी ये ऐसा यूनिट्स में नहीं गिवन है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर देंगे 10 को, और चार्ज माइक्रो कूलम्स में इसको कूलम में लाने के लिए माइक्रो को यहाँ से हटाना पड़ेगा और आप 10 टू द पावर -6 यानी माइक्रो की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिस्टेंस जो है वो भी ऐसा यूनिट में नहीं दिया हुआ, सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। इसको मीटर में लाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम डिटरमिन क्या करना चाहते हैं, हम कंपैरिजन करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का। तो कंपैरिजन जो है ये बेसिकली रेशो की मदद से निकाला जाता है। जो पहले लिखा है और जो बाद में लिखा है, पहले वाले को फ्रैक्शन के ऊपर रखते हैं और बाद वाले यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को फ्रैक्शन से नीचे रखेंगे। ये कंपैरिजन हमने निकालना है, ये रेशो निकालनी है।
तो अब हम सिंपली इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एफ ई बाई एफ जी, तो हम एफ ई और एफ जी की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो एफ ई बाई एफ जी इज़ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये नीचे एक बड़ी फ्रैक्शन है, उसके नीचे डिवाइड हो रहा है, एफ जी की वैल्यू डाल दी, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। अब फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन में आर स्क्वायर आ रहा है और फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन में आर स्क्वायर ही आ रहा है, तो ये आर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास सिंपल के क्यू वन क्यू टू बच जाएगा और फ्रैक्शन के नीचे जी एम वन एम टू बच जाएगा। अब क्यू वन क्यू टू क्योंकि आपस में बराबर हैं, इनको हमने यहाँ पर क्यू कह रखा है, क्यू वन क्यू टू को क्यू कह रखा है और एम वन टू को एम कह दिया है। तो यहाँ पर आप इसको क्यू इंटू क्यू कह सकते हैं और नीचे जो एम वन एम टू है इसको एम इंटू एम कह सकते हैं। तो ऊपर क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एम वन इंटू एम टू इसको आपने एम स्क्वायर बनाकर अगले स्टेप में लिख दिया। अब सिंपली आप वैल्यूज़ पुट करें। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की 20 इंटू 10⁻⁻6, जी की 6.67 10⁻11 और एम की वैल्यू 0.01 जो इस टॉपिक के अंदर या आपको इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहले से गिवन है। अब इनको सॉल्व करें तो ये रेशियो आती है 5.4 10⁻14। तो अब देखें कि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है, क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो मैसेस के दरमियान है ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। तो ये आपने व्हाट्सएप के कमेंट सेक्शन में बताना है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़्यादा होगी ये चार्जेस की वजह से या मैसेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। पहली बात ये आपने बतानी है। फिर आपने डेफिनेटली एंड पे ये भी बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, जो इन दोनों का कंबाइन इफ़ेक्ट होगा उसकी वजह से ये एक दूसरे के करीब आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा लेंथी है, उसको इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में अगले टॉपिक में सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल हम उसको इसी तरह गुजार देते हैं। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं पहले, इसको फिर बाद में हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। कहता है कि ए पॉइंट चार्ज Q -8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इज़ प्लेस्ड एट ऑरिजिन। एक चार्ज है जो नेगेटिव इन नेचर है, Q है, Q उसकी मैग्नीट्यूड है, माइनस है और ये ऑरिजिन पे पड़ा हुआ है, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस है X Y Z और उनके ऑरिजिन के ऊपर चार्ज Q पड़ा है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 2 मीटर, यानी इससे 2 मीटर के फासले पर आपने एक पॉइंट है उस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड E मालूम करनी है फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से तो डेफिनेटली चार्ज से भी 2 मीटर के ही फासले पर होगा क्योंकि ओरिजिन के ऊपर ही चार्ज पड़ा है। और वो कहता है ऑन Z एक्सिस, यानी 2 मीटर का फासला तो Y के अलॉन्ग भी हो सकता था, X के अलॉन्ग भी हो सकता था। उसने हमसे पूछा है कि Z एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है 2 मीटर पर, उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालें। तो डिस्टेंस हमें यहाँ पर 2 गिवन है, पर देख लेते हैं। चार्ज जो है हमारे पास गिवन डाटा में Q इज़ इक्वल टू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है और डिस्टेंस गिवन है विच इज़ 2 मीटर और जो डायरेक्शन है वो K यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा उसका पोजीशन वेक्टर K है, इस तरफ ये K बनता है, Z के अलॉन्ग K होता है, ये हमें मालूम है। आपने मालूम क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E मालूम करनी है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कि E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर हम K यूज़ करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड को चेक करने के लिए आप रखें, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो K के अलॉन्ग ही शो होगी।
वो इस z एक्सिस के अलॉन्ग ही पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज की तरफ मूव कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यूज़ करते हैं, ये बात भी आप पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं k की वैल्यू हम पुट करते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू पुट करते हैं -8 इंटू 10⁻⁸ और आर स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। आर की जगह पर 2 पुट किया तो ये 2 का स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है, और साथ में के यूनिट वेक्टर के, इसकी लाइन के होगी यानी के अलॉन्ग होगा। सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है -1.8 इंटू 10⁻⁻² के यूनिट वेक्टर, यानी ये माइनस साइन ये शो कर रहा है, ये माइनस के साथ है बेसिकली, यानी ये नेगेटिव z डायरेक्शन को शो कर रहा है। एरो नेगेटिव की तरफ जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर ये प्लस के होता तो ये डायरेक्शन यूँ होती इस तरफ, इसका ये एरो इस पॉइंट के ऊपर आता। तो इसका यूनिट है 7 न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों आपने हमेशा यूनिट को भी साथ लिखना है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में यूनिट को मेंशन नहीं करेंगे तो आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाता है। अगर आपके पास 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, आप सारा सोल्यूशन ठीक करते हैं, एंड पे आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाता है। तो छोटी सी लापरवाही, यानी आपको न्यूटन पर कूलम पता है कि ई का यूनिट है, लेकिन आपने जल्दबाजी में लापरवाही में इसको नहीं लिखा तो आपने अपना 1 नंबर गंवा दिया। हम चलते हैं जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 पर। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पोजीशन आर। ये आर अब हमें मैग्नीट्यूड की शक्ल में नहीं बल्कि पोजीशन वेक्टर की शक्ल में दिया गया है, यानी ये चार्ज है Q, उसके साथ जो पोजीशन वेक्टर है वो 4i + 3j मीटर में ये फासला है। इस पर एक पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इस पर आपने इस चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पोजीशन आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर, और यूनिट्स मीटर में है। कॉज्ड बाय ए पॉइंट चार्ज Q इक्वल्स 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो हमें ये R वेक्टर की शक्ल में गिवन है, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो ये फासला मीटर्स में नंबर में क्या बनता है या मैग्नीट्यूड में क्या बनता है वो हम देखते हैं। गिवन डाटा है हमारे पास, हमें एक पोजीशन वेक्टर गिवन है, एक पॉइंट का होता है पोजीशन वेक्टर, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो हमने निकालनी है। चार्ज गिवन है कि जिस चार्ज की वजह से ये आर पॉइंट पर, जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू की वजह से बन रही है वो निकालनी है, और मालूम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है। तो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर होता है। तो हमें यहाँ पर आर स्क्वायर में नीचे फ्रैक्शन के नीचे ये आर की मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें आर वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आपको पता है, दैट आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 5 आंसर आएगा, यानी ये जो डिस्टेंस है आपका ये 5 मीटर है, यूनिट्स मीटर में दिए हुए हैं, 5 मीटर है। उसके बाद ये यूनिट वेक्टर भी हमने निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला आपको पता है, दैट आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड, यानी ऊपर आप आर वेक्टर पुट करें 4i + 3j डिवाइडेड बाय नीचे आर का मैग्नीट्यूड पुट करें 5, तो ये आपको आर यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब हमें इस फार्मूला में आर स्क्वायर की जगह पर, आर की जगह पर पुट करने के लिए ये आर मिल गया, और आर यूनिट वेक्टर की जगह पर यहाँ पर पुट करने के लिए ये आर यूनिट वेक्टर मिल गया। क्यू और के तो हमें ऑलरेडी पता है कि क्यू हमें चार्ज गिवन है, और के हमें पता है कि ये 9 × 10⁹ है। तो अब आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। अब हमने वैल्यूज़ डाल दी, यानी यहाँ पर आपके पास के की जगह पर 9 × 10⁻⁹, क्यू की जगह पर 5 × 10⁻⁶, आर स्क्वायर की जगह पर 5 स्क्वायर, और आर यूनिट वेक्टर की जगह पर
ये यूनिट वेक्टर आ गया। इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में ही इसमें आंसर आएगा 1440 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1080 जे यूनिट वेक्टर। तो क्योंकि हमें आर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम वेक्टर फॉर्म में ही निकाल लेते हैं। अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में जवाब देने के लिए एक और सवाल है कि अगर इस ई का ये तो वेक्टर फॉर्म में निकला 1440 आई प्लस 1080 जे, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस ई की ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या होगी तो वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो ये था आज का लेक्चर। कल हम इंशाल्लाह दूसरे दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम नंबर 2 और 5, ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं लेकिन थोड़े सोल्यूशन में लेंथी हैं, तो इंशाल्लाह ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।